ये भारत आदिवासी पार्टी को लेकर के है। जो महाराष्ट्र अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है जिसमें अपने कैंडिडेट उतार रही है, उसमें पहली सूची हमारी मध्य प्रदेश में 9 कैंडिडेट की जो है वो प्रस्तावित हो चुकी है और कल हमारी लगभग 30 सीटों पर सूची जारी होने वाली है। उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, इसमें सर सभी ट्राइबल सीटें भी हैं और कुछ अन्य सीटें भी हैं जहां ट्राइबल का बहुमत है। उन सभी सीटों पर लड़ना है। कौन से आप वेस्टर्न एमपी में लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे? अभी महाराष्ट्र में अपने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है तो वहाँ पर भी चुनाव में हमारे लोग उतर रहे हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में भी। मालवा निमाड़ में लड़ेंगे? मालवा निमाड़ में जो सीटें हैं उन पर। भैया उधर भी आपके दूसरे इलाके जबलपुर साइड है, वहाँ भी लड़ेंगे? अभी तो मालवा निमाड़ में ही हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के बीच में हमारे कैंडिडेट उतर रहे हैं। कितनी पुरानी पार्टी है? कहाँ की स्थापित है ये सबकी? सर इसमें 4 राज्यों के 152 लोग हैं जिन्होंने मिलकर के इस पार्टी का गठन किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन लोगों ने मिलकर के इस पार्टी का गठन किया है और लगभग पार्टी को 2 वर्ष पूर्ण होने में है। यानी गठन की प्रक्रिया को 2 वर्ष हो गए। लगभग हमारे पास 6 महीने पहले पार्टी का निर्वाचन आयोग से लेटर जारी हुआ और लगभग 15 दिन पहले हमारा सिंबल वहाँ से हमें मिला है। तो पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे? जी हाँ। सिंबल मिल गया आपको? जी। तो चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा है और राजस्थान में जो है वो हॉकी और बॉल है। जयस का आप कह रहे हैं कि जयस से आपको कोई उम्मीद थी या साथ में मिलकर लड़ने वाले थे? जी हाँ सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जयस जो है वो एक सामाजिक संगठन है और कहीं ना कहीं हम लोग भी जयस से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमने जो परिस्थितियाँ देखी, हमें लगा कि एक सामाजिक संगठन जो है वो चुनाव में नहीं आ सकता, तो हमने इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक संगठन का गठन किया। लेकिन जब हमारी पार्टी तय हो चुकी है और हमारी पार्टी उतरने वाली है तो उस समय जयस का हमको सहयोग मिलना थोड़ा सा कुछ सीटों पे कि आप सत्ताधारी पार्टी साथ में मिल जाते हैं तो समझौता कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन मैं इस बात को खंडन करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में जो लोग हैं वो वैचारिक मिशन को चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने समाज को लेकर के लगभग 20 सालों से कार्य किया और समाज में जो कार्य किया, जिन समस्याओं का पता चला, उन समस्याओं के कारणों पे जब हमने कार्य किया तो हमें ये पता चला कि जब हम किसी विषय पे काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर राजनीति हावी होती है, तो क्यों ना हम राजनीति में भी हमारे लोगों को भेजें और उन समस्याओं का निवारण करें। सपोर्ट किया था जी, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ चले गए। देखो सर, जयस मैं आपको बता दूं, जयस एक सामाजिक संगठन रहा है जो मध्य प्रदेश का एक मूल संगठन है। यदि मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो जो राजनीतिक मंशा वाले लोग थे जिनके लिए ये व्यवस्था जो आज बनी है, जो कि पहले बन जानी चाहिए थी, चूंकि वो सामाजिक संगठन था इसलिए अलावा जी को भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ा और वो यहाँ से निकल करके गए और उन्होंने राजनीतिक विषय को अपनाया और उससे वो चुनाव लड़के आगे आए। और इसी व्यवस्था की सामाजिक व्यक्ति बाहर जाके किसी दल से ना मिले, उसके लिए हम लोगों ने इस पार्टी का गठन किया है ताकि व्यक्ति इससे आकर के लड़ सकता है। आपने बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी से संपर्क किया है? नहीं सर, ये जो पार्टी है ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र सामाजिक आवाज़ है और इन्होंने मिलकर के इसका गठन किया है, तो हमारा इन राजनीतिक दलों से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। तो आपके पास कितने आपके मेंबर्स हैं पूरे? आप जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी एमपी में कितने मेंबर्स हैं? सर मेंबर हमारे पास अभी तो हम 9 सीटों को जारी कर रहे हैं, लगभग 30 सीटों पे हमारा चुनाव है और जितने लोग जो सामाजिक लोग हैं जो समाज की समस्याओं को आगे लाते हैं, यानी आम वंचित वर्ग जो भी वर्ग है, तो लगभग हमारे पास 20 से 25 हज़ार जो कार्यकर्ता हैं जो उन लोगों के साथ जो एज ए कैंडिडेट चुनाव में उतर रहे हैं, उनके पीछे इतने लोग खड़े हैं और वही लोग इसमें क्या सिलेक्शन कर रहे हैं। सर आप लोग सभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव होता है या पूरे भारत देश में जो चुनाव होता है वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होता है। भारत आदिवासी पार्टी में ऐसा नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी जो है वो हाईकमान से तय नहीं करेगी। इसमें एक नियम है जो बहुत ही रोचक है। इसमें जो विधानसभा के जो वास्तविक लोग होंगे जिनके बीच में कोई व्यक्ति है वो लोग मिलकर के तय करेंगे, यानी कि सिलेक्शन भी वहाँ का आदमी करेगा और सिलेक्शन करने के बाद उसको इलेक्ट भी वहीं का आदमी करेगा। आदिवासी संगठन या आदिवासी समाज बहुत बड़ा समाज है। ऐसे में जयस के 2 फाड़ हैं। एक जयस जो कांग्रेस के साथ मिल गया, दूसरा जयस अपने इंडिविजुअली पॉलिटिशियन राजनीति करना चाह रहा है। एक आप अपना आदिवासी
तो आपको क्या लग रहा है कि एक आदिवासी समाज के लिए कंफ्यूज कर देने वाली पार्टी नहीं हो गई है? क्योंकि आदिवासी समाज तो एक समाज है, लेकिन अब जब राजनीति की बात आती है तो उनके सामने आदिवासी संगठनों से जुड़े अलग अलग राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है, और क्या लगता है आपको कि उतना समर्थन या सपोर्ट आपको मिल पाएगा जब एक ही लकड़ी के 4 टुकड़े हो जाएंगे या 4 फाड़ हो जाएंगे, तो कितना समर्थन या सपोर्ट मिल पाएगा आपको आदिवासी समाज को? सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है विचारों की है। संगठन है, आदिवासी समुदाय है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संगठन से है, लेकिन यदि विचार एक होता है तो वो संगठन को छोड़ करके एक वैचारिक स्थिति में आके खड़ा होता है। और हमें उम्मीद है कि विचारों को लेकर के हम लोग, चूँकि ये जो विधानसभा चुनाव है ये संगठन वाला नहीं है और ये जो विषय है ये पार्टी वाला है, और पार्टी की जो सोच और जो विचार है वो समाज की समस्याओं को लेकर के है, तो जितने भी संगठन होंगे वो इस भारत आदिवासी पार्टी के लिए आगे आएंगे, ये पूरा हमको विश्वास है। कांग्रेस ने भी आपके 4 जो जयस थे, जैसे आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जुड़ाव तो आपका भी जयस से है। कांग्रेस ने 4 टिकट दिए, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम ग्रामीण, एक अन्य सीट पर जयस के ही कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के पार्टी से मैदान में उतारा। तो अब उन पार्टियों के लिए आप कितनी बड़ी चुनौती अपने आप को देख रहे हैं, और क्या मानते हैं इस चुनाव में आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए सर, जो टिकट कांग्रेस ने जयस के लोगों को दिए हैं, हमारे लिए वो कहीं से कहीं तक चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि उस समय जो संगठन सक्रिय था, जिसको ज़रूरत थी कि वो चुनाव में राजनीति में उतरे, चूँकि उस समय ऐसा कोई विकल्प उनके पास था नहीं, तो उन्होंने संगठन को छोड़ कर के कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसमें काम किया, और उनके परिचित लोगों को जो कि उस क्षेत्र में एक्टिव थे उनकी रिकमेंड कांग्रेस को की और कांग्रेस ने उन सीटों पे उनको लड़ाया। लेकिन यहाँ पे जो विषय है उन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने ये व्यवस्था कायम की कि मान लो अगर ये स्वतंत्र आवाज़ समाज की खड़ी हो रही है और यदि इसको चुनाव में लड़ने के लिए कोई दल नहीं मिलता है या कोई आवाज़ नहीं मिलती है, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आज 4 गए हैं तो आने वाले समय में 8 भी जाएंगे। तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो लोग जो 4 गए हैं, जो चले गए, वो तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये सिलसिला आगे इस भारत आदिवासी पार्टी को देख करके ये सिलसिला कम हो सकता है या बंद भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिए मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देख रहे हैं आप जो आदिवासियों को भला कर सकती है? देखिए सर, इसमें तो स्पष्ट अभी अपन कुछ कह नहीं सकते, सभी लोग अपना अपना जो है वो। अच्छा सर, मेरे नज़रिए से तो सरकार को देखा जाए तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से क्लियर नहीं किया जा सकता। सभी लोग मैदान में हैं, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, और ये तो जो जनता है ना, जो मतदाता है। आपके इश्यूज क्या हैं चुनाव के, और जी क्या है? सर, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो पिछले सालों में सबके सामने आए हैं, जो समस्याएं हैं, जो समाज को लेकर की जो गतिविधियां घटी हुई है, जो घटनाएं घटी है, जिसमें शासन प्रशासन का जो रवैया रहा है वो थोड़ा सा, बहुत सारी घटनाएं, जैसे कि आप नीमच की जो घटना ले लीजिए। नीमच में कैलाश भील को जो पिकअप से चोरी के आरोप में उसको 1 किलोमीटर तक पिकअप से घसीट करके मार दिया। तो आप दूसरा नेमावर की घटना ले लीजिए, जिसमें आदिवासी महिला बहनों के साथ जो रेप हुआ और उनको जेसीबी से 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया। हम लोग सब मिलकर के उसके लिए आवाज़ भी उठाए, लेकिन हमें जो एक शासन प्रशासन से जो सहयोग चाहिए था वो सहयोग हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाया। तो ऐसी घटनाएं। और दूसरी चीज़ क्या है सर, जो हमारा इलाका है, यानी मालवा निमाड़ के इन इलाकों से जिन सीटों से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इन क्षेत्र में यहाँ की जो अलग अलग इलाकों की अलग अलग समस्याएँ हैं। तो अलग अलग इलाकों में, जैसे हमारे निमाड़ के अंदर जो इलाका है, आपने भी देखा होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो पानी की है। आप देखेंगे नर्मदा नदी का जो पानी है वो तृतीय और चतुर्थ चरण में इंदौर आ चुका है। लगभग बड़वा से अगर अपन देखें तो 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे ये पानी इंदौर 4 बार आ चुका है। लेकिन यही जो इलाका है, भिकनगांव वाला इलाका, खरगोन जिले की जो विधानसभाएं हैं, ब्रहानपुर का जो नेपा वाला बेल्ट है, इस पूरी पट्टी के अंदर जो लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर रखता है, जहाँ पे पानी की आवश्यकता है। हमारे समुदाय में 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ ज़मीन है, और वो पानी अगर उनको प्राप्त हो जाए तो शायद वो लोग संपन्न हो सकते हैं, लेकिन आज तक उनको पानी नहीं मिला है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बहुत सारे, और भी आप जैसे रोजगार को ले लो, वो जो इलाका है 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो लोग पलायन को मजबूर होकर के इंदौर की ओर नज़र मार रहे हैं। गुजरात के लोग जो हैं वो गांधीनगर की ओर नज़र मार रहे हैं, राजस्थान के लोग जयपुर की ओर जो नज़र मार रहे हैं। उनके पास व्यवस्था होते हुए भी वो अपने इलाके को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, और आज तक वहाँ पानी नहीं गया। यदि पानी पहुँचता है तो शायद वो पलायन भी रुकता है और वो लोग संपन्न भी होंगे। शायद इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई मुद्दे नहीं हो सकते। दूसरे रोजगार को लेकर भी है कि यदि पानी मिलता है तो हमारे लोग जो है बेसिकली, आपने भी देखा होगा, खेती पे निर्भर है।
हमारा देश भी शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो पानी है। शिक्षा के क्षेत्र में हम ले लें, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और गवर्नमेंट भी जो वर्तमान में है वो बड़ी बड़ी संस्थाओं पे खर्च करती है, हायर एजुकेशन पे खर्च करती है, लेकिन जो बेस से नीचे का जहाँ पे खर्च होना चाहिए, जिस नींव को मजबूत करना चाहिए, उस पर कोई भी सरकार जो है वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है। और हमारे संगठन के माध्यम से कई जगह पर हम लोग कोचिंग और छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह अभी भी वर्तमान में दे रहे हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों को इस पार्टी के माध्यम से फ्रंट पे लाना चाहेंगे, और भी अन्य आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें रहेंगी जो आपके सामने आएगी। कैंडिडेट आपने तय किए हैं, ये क्या है इनका प्रोफाइल? 9 जो कैंडिडेट आपने तय किए, जी प्रोफाइल क्या है? सर, हमारे जो कैंडिडेट हैं 9, किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किस तरह? इसमें सर सभी प्रकार के साथी हैं। जैसे किसान भी हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं जो रहे हैं और उन्होंने जो समस्याएं देखी और वो इस फील्ड में आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, वो लोग भी इसमें, यानी 2-3 प्रकार के लोग हैं। 47 सीटें आपके समाज के लिए आरक्षित, जी, इसमें कांग्रेस बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित की। आप उन्हीं सीटों पे लड़ेंगे? सर, उनके 30 सीटों में वो सीटें भी हैं जहाँ पे ट्राइबल सीट है, और उसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पे बाहुल्य सामान्य सीटें हैं जहाँ पे बाहुल्य संख्या है, उन सीटों पर भी हम लोग लड़ेंगे। तो जो कांग्रेस बीजेपी ने डिसाइड किया है कैंडिडेट आपके समाज में, जी, वो कैंडिडेट सही नहीं है, आप उससे संतुष्ट नहीं? सर, असल में क्या होता है, कांग्रेस बीजेपी जो कैंडिडेट तय कर रही है, मैंने पहले भी आपको कहा कि ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन जो है, रियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो व्यक्ति हाईकमान के द्वारा चयनित है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बीजेपी जो कैंडिडेट उतार रही है ना, वो हाईकमान वहाँ से सिलेक्ट हो रहा है। आप नहीं चाहते उस कैंडिडेट? सर, मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ कि वो कैंडिडेट को चयन करने वाले वो लोग हैं, हमने उनका चयन नहीं किया, हम तो केवल उनको इलेक्ट कर रहे हैं। और पिछले 70 सालों में या 75 सालों में जितने भी कैंडिडेट पार्टियों ने उतारे हैं, वो उस विधानसभा की रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर वो होते तो हमारे समाज के खिलाफ जो कानून तैयार होते हैं, हमारी समाज पे जो समस्याएं होती है, वो विधानसभा में बैठ के टेबल ठोकते, लेकिन उन्होंने आज तक कभी टेबल पे हाथ नहीं मारा। और ये जो व्यवस्था है, ये रियल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम लोग मिलकर के व्यक्ति सिलेक्ट भी कर रहे हैं और हम ही मिलकर उसको इलेक्ट भी कर रहे हैं। आपके पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो आप किस पार्टी के साथ में जाएंगे? तो निर्णायक भूमिका? सर, अगर हमारी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो ये स्वाभाविक बात है, आप भी जानते हैं। निर्णायक भूमिका में होते हैं तो जी जी, यदि हम लोग सत्ता बनाने में निर्णायक भूमिका में होते हैं तो दोनों दलों से ये हम भी क्लियर कर दें कि यदि कैंडिडेट व्यक्ति के पास कम रहेंगे तो संभवतः वो कहीं ना कहीं समर्थन देगा। तो वो व्यक्ति जो है, जो मैं आपको मुद्दे बता रहा हूँ, अगर इन मुद्दों पर जो व्यक्ति हमारे साथ आना चाहे या जो हमको हमारे साथ खड़ा करना चाहे, हम लोग इन मुद्दों के साथ उनके साथ बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और अगर वो हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो हम उनके साथ जाना पसंद सबसे करेंगे। बड़ा नेता जो है अलावा है फिलहाल आदिवासी नेता, मेरे हिसाब से जो विधानसभा में भी दिखाई देते हैं जी, वो तो मतलब जो सवाल पूछने वाले विधायक हैं उनमें तो नंबर 1 पे हैं, वो शीर्ष में हैं। आप कह रहे हैं वो सवाल ही नहीं करते, कुछ मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। देखिए सर, सवाल करने का भी एक तरीका होता है। जब स्वयं की सत्ता हो तब सवाल नहीं किए जाते, और जब सत्ता परिवर्तन हो जाती है तो फिर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मैं किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाना चाहता, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको कि जब हमारी सत्ता नहीं है तब हम दमखम से आवाज़ उठाते हैं, और वहीं जब हमारी सत्ता है, जिस सत्ता से हम लोग मांग सकते हैं, हक से ले सकते हैं, उस समय अगर हम कमतर सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नज़रिया आपको स्पष्ट है। ने आदिवासियों की आवाज़ का सौदा कर दिया, कांग्रेस से क्या मानते हैं? सर देखो, ये स्पष्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पे खरा उतरने में कहीं ना कहीं उनकी कमी रही होगी। आपको क्या लगता है, यानी कांग्रेस हो, जयस हो, बीजेपी हो, ये सब आदिवासियों के वोटर बैंक का इस्तेमाल करते रही है, तो सिर्फ उनको वोटर बैंक के तौर पर ही? देखिए सर, पिछले चुनाव की हम बात करें, पिछली सरकार की बात करें, तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई ग्राफ हो या कोई आंकड़ा हो, तो लगभग 32 सीटों पे कांग्रेस ने जो है वो सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं निर्णायक तो जो मालवा निमाड़ की वो आदिवासी सीटें हैं, जहाँ से ज़्यादा सीटें निकलती है, कहीं ना कहीं उसका ग्राफ ज़्यादा बनता है, उसी की सरकार तय होती है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग उसी जगह पे, हमारी भी वो है, हम लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके लिए आप देखेंगे, आप जो भी है आगे समझेंगे उसको। आप जो अपना परिचय दे दें एक बार। सर, मेरा नाम जितेंद्र असलकर है, मैं भारत आदिवासी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूँ।